नमस्कार। हंसराज कॉलेज के इस संवाद केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी विभाग से मैं डॉक्टर वेद प्रकाश आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण लेक्चर, एक महत्वपूर्ण व्याख्यान लेकर आया हूं। आइए हम बात शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, सामान्य परिचय। बहुत बार ये बात ध्यान में आती है कि हिंदी साहित्य की तो एक वृहद और समृद्ध परंपरा है, फिर हम उसको समझें कैसे। तो मित्रों, हिंदी साहित्य की इस समृद्ध और विस्तृत परंपरा को समझने का ही एक जो महत्वपूर्ण जरिया है, एक जो महत्वपूर्ण औजार है, एक जो महत्वपूर्ण तकनीक है, वही है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हम देखते हैं कि 3 शब्द हैं। एक शब्द हिंदी है, दूसरा साहित्य है और तीसरा इतिहास है। हिंदी शब्द हम सब परिचित हैं कि पहली भाषा संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश के सौरसैनी और अर्धमागधी रूपों से हिंदी विकसित होती है और आगे बढ़ती है। दूसरा शब्द साहित्य है, जिससे हम सब बहुत भली भांति परिचित हैं। साहित्य के लिए कहा जाता है कि साहित्यस्य भाव साहित्य, अर्थात एक ऐसी विधा, एक ऐसी रचना प्रक्रिया जिसमें सबके हित की बात हो, वह साहित्य है। बहुत बार साहित्य को समाज का दर्पण भी कह दिया जाता है। उसका भी उद्देश्य यही होता है कि साहित्य में समाज दिखाई देता है अपने भिन्न भिन्न रूपों में। तीसरा शब्द इतिहास है। इतिहास के लिए कई बार कहा जाता है कि ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ, यानी अतीत की घटनाओं का, अतीत का लेखा जोखा इतिहास माना जाता है। लेकिन जब हम साहित्य के साथ उसको जोड़कर कहते हैं या डिस्क्राइब करते हैं या उसको व्याख्यायित करते हैं, तो हम पाते हैं कि यहां पर इतिहास किन्हीं घटनाओं का लेखा जोखा मात्र नहीं है, अपितु यह एक निरंतरता है, यह एक प्रवाह है। अब जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को समन्वित रूप में, समेकित रूप में समझें, तो इस रूप में कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास एक इस प्रकार की विधा है, एक इस प्रकार का विषय है, जिसमें हम हिंदी साहित्य के विकास क्रम को, उसकी निरंतरता को, उसकी परंपरा को समुचित रूप में समझ सकते हैं। अगर हम इतिहास को दूसरे शब्दों में और समझना चाहें, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे किसी नदी का प्रवाह रहता है, वो जहां से चलता है वहां से, और जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है, उसके अनेक रूप, अनेक उसका स्वरूप, अनेक रूपों में वो बदलता है, उसमें बदलाव आता है। तो साहित्य को भी यह इतिहास इसी रूप में देखने समझने का एक प्रयास है। हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक बड़ी और सुव्यवस्थित जो संकल्पना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बिल्कुल आरंभ में इस बात को पूरी स्पष्टता के साथ बताते हैं। वे कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आता चला जाता है। आदि से अंत तक जनता की चित्तवृत्तियों में आए इस परिवर्तन को साहित्य परंपरा के साथ देखना, समझना और उसका सामंजस्य व्यक्त करना, यही साहित्य का इतिहास है। यहां पर 2-3 शब्द हमें बहुत गंभीरता से समझने होंगे। एक शब्द है जनता की चित्तवृत्तियां, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने कहा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, साहित्य क्या है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो साहित्य की परिभाषा आप सबके ध्यान में आ गई होगी कि साहित्य है क्या। जनता की चित्तवृत्तियां परिवर्तित होती हैं तो साहित्य भी परिवर्तित होता है। जैसा हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो वो बात यहां पर पूरी तरह से लागू होती है। अब साहित्य का इतिहास क्या है? यानी जनता की चित्तवृत्तियों में ये जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को साहित्य की परंपरा के साथ दिखाना,
यानी चित्तवृत्तियां साहित्य में आ पाई क्या, साहित्य उन चित्तवृत्तियों को अपने अंदर समाहित कर पाया क्या, ले पाया क्या, दिखा पाया क्या, इस सब की इस निरंतरता को जानना, इसको समझना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह बात हमें बहुत स्पष्टता से यहां समझ लेनी चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला और व्यवस्थित प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमें मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया। हिंदी साहित्य का इतिहास हमने लिखा है और उसमें पहला कालखंड है जिसको उन्होंने कहा आदिकाल। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं, आदिकाल। ठीक है। दूसरा जो उन्होंने नाम दिया वो दिया पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल के 2 हिस्से उन्होंने किए। पहले हिस्से का नाम उन्होंने दिया पूर्व मध्यकाल और दूसरे हिस्से का उन्होंने नाम दिया उत्तर मध्यकाल। इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। और जो तीसरा हिस्सा हम देखते हैं उसको उन्होंने कहा आधुनिक काल। चौथा, माफ कीजिए, चौथा हिस्सा, इसको उन्होंने नाम दिया आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब वापस अगर हम आदिकाल पे आए तो आदिकाल को उन्होंने एक नाम और दिया, वह नाम था वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने नाम दिया भक्ति काल। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये नामकरण किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं। वीरगाथा काल, भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को उन्होंने नाम दिया रीति काल। और जो चौथा कालखंड था आधुनिक काल, उसको इन्होंने नाम दिया गद्य काल। गद्य काल। इस रूप में हम इन 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य के समुचित इतिहास को समझ सकते हैं। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास एक संकल्पना, उसको 4 कालखंडों में बांटा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से आदिकाल, जिसको दूसरा नाम उन्होंने दिया वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल, रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल के रूप में उन्होंने नामांकित किया, उसका नाम दिया। अब अगली बात हमारे ध्यान में आती है, यह समझें कि इसका हम समय निर्धारण कैसे करें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इस समस्या का सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से समाधान दिया और उन्होंने आदिकाल की समय सीमा बताई विक्रमी संवत। यहां ध्यान देंगे, विक्रमी संवत 1050 से 1375 की जो समय सीमा है वो इन्होंने आदिकाल की समय सीमा मानी। और भक्ति काल की समय सीमा विक्रमी संवत 1375 से 1700 और रीति काल की समय सीमा विक्रमी संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल की समय सीमा 1900 से और फिर आगे। इसको हम कंटिन्यू देख सकते हैं या आगे निरंतरता में देख सकते हैं। विक्रमी संवत में और सन में एक छोटा सा अंतर है। कई बार ये जिज्ञासा होती है कि अंतर क्या है। सन में अगर हम 57 जोड़ देंगे, 57 अगर हम प्लस कर देंगे तो संवत आ जाएगा। जैसे आजकल अभी 2022 है, इसमें अगर हम 57 जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 2079, यानी ये संवत 2079। हम अपनी सनातन परंपरा में, अपनी ज्ञान परंपरा में अधिकांशतः विक्रमी संवत का प्रयोग करते हैं और इस रूप में हम इसको संवत में और सन में समझ सकते हैं। ये जो काल निर्धारण किया इसको हम सन में भी कर सकते हैं। देखिए, एक चीज हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में समझनी होगी। जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं वह कहीं ना कहीं किस राजा का कब जन्म हुआ, कब किससे लड़ाई हुई, कब वो युद्ध उसका समाप्त हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई, वहां पर ज्यादा केंद्रित करता है, यानी घटनाओं पर ज्यादा केंद्रित करता है। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हम उसको बहुत गंभीरता से देखें तो वो निरंतरता में चलता है, वो अपनी परंपरा में चलता है और वो कहीं कुछ ऐसा एक सेट डेडलाइन नहीं तय कर सकते कि आदिकाल यहां से शुरू हुआ, यहां पे समाप्त हो गया,
भक्ति काल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से समाप्त हो गया। क्योंकि हम देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल निर्धारण की दृष्टि से प्रायः भिन्न भिन्न रूपों में मतभेद हैं, और मतभेद का कारण यही है कि जिस भी विद्वान ने समय सीमा को आगे पीछे किया उसने अपने तर्क दिए। से यही बात नामकरण के संबंध में भी है। तो जिसने जो भी नामकरण दिया उसमें उन्होंने अपने तर्क दिए। उसकी चर्चा हम आगे किसी और श्रृंखला में निश्चित रूप से अलग अलग रूपों में, अलग अलग हिस्सों में करेंगे। यहां एक बात कह के हम आगे बढ़ेंगे कि आदिकाल को जब वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा तो उन्होंने एक बड़ी स्थापना यहां पर की, और उन्होंने ये कहा कि 1050 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो लगभग 150 वर्षों तक साहित्य परंपरा में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उन्हें नजर नहीं आता, कोई विशेष प्रवृत्ति उन्हें ऐसी उभरती हुई नजर नहीं आती। लेकिन उसके बाद जब मुस्लिम आक्रमण होने लगे तो वहां से कुछ परिवर्तन उन्हें दिखाई देता है, और वो ये मानते हैं कि जो राजाश्रित कवि थे, जो राजाओं के आश्रय में रहते थे, उन्होंने अपने अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम का, उनकी वीरता का वर्णन किया, और ये पराक्रम का वर्णन, ये वीरता का वर्णन ही आगे रासो प्रबंध काव्यों के रूप में हमें दिखाई देता है। और चूंकि ये वीरता परक रचनाएं मात्रा की दृष्टि से अधिक थी, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को वीरगाथा काल के नाम से अभिहित किया या कहा। वो लिखते हैं कि वहां पर भक्ति की, नीति की, श्रृंगार की ये भी रचनाएं उपलब्ध रही, लेकिन अधिकता हमें जो उपलब्ध रही वह वीरगाथात्मक रचनाओं की रही। तो इस रूप में नामकरण की दृष्टि से जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस कालखंड को चारण काल कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि चारण विरुदावलियां और अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्तियां अधिक गाते रहे, इसलिए चारण काल आचार्य रामचंद्र जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस कालखंड को चारण काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जैसा कि हमने देखा, आदिकाल अथवा वीरगाथा काल नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल दो विद्वान हुए जिन्होंने आदिकाल के रूप में ही इस समय सीमा को, इस आरंभिक समय सीमा को व्याख्यायित किया। जब हिंदी के पहले कवि की बात आती है तो शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी के पुण्य अथवा पुष्य नामक कवि को हिंदी का पहला कवि माना। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी 7वीं शताब्दी के ही सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना। और उसी श्रृंखला में जब हम आगे बढ़ते हैं तो गणपति चंद्र गुप्त ने 11वीं शताब्दी के शालिभद्र सूरि नाम के कवि को हिंदी का पहला कवि माना। देखिए, यहां पर हमारा मतभेद हो सकता है, यहां पर हमारी सहमति असहमति हो सकती है, क्योंकि जिस भी विद्वान ने हिंदी के पहले कवि का निर्धारण किया अथवा नामकरण का निर्धारण किया अथवा काल सीमा का निर्धारण किया, उन्होंने अपने तर्क दिए, और साहित्य उन तर्कों के सहारे और उस परंपरा के सहारे ही आगे बढ़ता है। तो उस बात को हम उस रूप में ही समझें। भाषा की दृष्टि से चूंकि यह हिंदी साहित्य का आदिकाल था, तो हमने ये पाया कि उससे पूर्व पाली और प्राकृत भाषाएं थी, संस्कृत भाषाएं थी। तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, तो उन सब के रूप भी हमें इस आदिकाल के साहित्य में, उनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम उसे समझ सकते हैं। जैसे चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो से एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जहां पर वो लिखते हैं कि बजिए घोर निशान रान चौहान चहु दिश। कुछ राजस्थानी का पुट, कुछ डिंगल पिंगल भाषा, ऐसा विद्वान इस आदिकाल की भाषा को कहते हैं, वो यहां पर हमें दिखाई देता है। जगनिक की रचना आलाखंड जो लोक में बहुत प्रचलित है, उसमें एक पद से भी हम समझ सकते हैं कि 12 बरस लोकू कर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये जो रूप है, ये जो भाषा का प्रयोग है, ये जो शब्दों की संरचना है, ये अपने आरंभिक दौर में थी, ये अपने शुरुआती दौर में थी। तो इसमें अपभ्रंश का भी प्रभाव है, इसमें पाली का भी प्रभाव है, इसमें प्राकृत का भी प्रभाव है, और हिंदी यहां बन रही थी। तो जाहिर सी बात है, आज हम जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं या आज से 200 वर्ष पूर्व जिस हिंदी का हमने प्रयोग किया, वो
आगे आने वाले 100-200 वर्ष में निश्चित रूप में बदलेगी और उससे पूर्व के 500 वर्षों में भी वो भिन्न रही होगी, ऐसा हम यहां से समझ सकते हैं। आदिकाल के साहित्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो वहां पर हमें सिद्ध साहित्य मिलता है, जैन साहित्य मिलता है, नाथ साहित्य मिलता है, वहां पे हमें रासो साहित्य मिलता है, लौकिक साहित्य मिलता है और वहां पर हमें गद्य साहित्य भी मिलता है। यानी गद्य का आविर्भाव आदिकाल में हो चुका था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज हम सामान्य परिचय हिंदी साहित्य के इतिहास का कर रहे हैं, इसलिए विस्तार में नहीं जाएंगे। अगला जो कालखंड है वो भक्ति काल है और भक्ति काल के बारे में जैसा हम सबको विदित है कि इसके नामकरण को लेकर कोई बहुत अधिक विवाद नहीं हुआ। इसकी काल सीमा को लेकर विद्वानों ने थोड़ा, किसी ने 20 साल आगे कर दिया, किसी ने 20 साल पीछे कर दिया, ये बात एक अलग है, लेकिन नामकरण को लेकर कोई विवाद नहीं है क्योंकि इस लगभग 1375 से 1700 यानी लगभग 300 सवा 300 वर्षों की काल अवधि में जो साहित्य या जो रचनाएं हमें मिलती हैं उनके अधिकांश के केंद्रीय विषय भक्ति रहा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे श्रृंगार की रचना नहीं हुई, वीरता की रचना नहीं हुई, या नीति की रचना नहीं हुई, या अन्य और जो विधाएं हैं वो नहीं रची गई, लेकिन अधिकता भक्ति परक रचनाओं की रही। ऐसा हमें उस साहित्य के अध्ययन से आभास होता है या पता चलता है। और प्रायः एक बात और भी देखने में आती है कि भक्ति काल से पूर्ववर्ती जो भी धार्मिक साधनाएं या पूजा पद्धतियां या कहें मत सिद्धांत चल रहे थे वो भक्ति काल में हमें सब अपने भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। दो मुख्य धाराएं जिसको भक्ति काल में कहा जाता है, भक्ति काल में दो धाराएं रही, एक सगुण भक्ति धारा और दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। मैं संक्षेप में ही लिख रहा हूं। सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा ये दो ही अपने विस्तृत रूप में आगे हमें पूरे भक्ति काल में दिखाई देती हैं, ये समझने में आती हैं। लेकिन एक चीज हमें जाननी समझनी होगी कि इन दोनों धाराओं में भी या इनकी उपधाराओं में भी कहीं पर भी कोई द्वंद्व नहीं है अधिक, क्योंकि कई जगह हमें ऐसा मिलता है कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, यानी निर्गुण में और सगुण में कहीं कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से ही निर्गुण नैननी सगुण रसना राम सुनाम, इसका मतलब दोनों चीजें कहीं ना कहीं तात्विक रूप में एक ही हैं, देखने में बेशक उनमें हमें कहीं भिन्नता नजर आती है। सगुण भक्ति धारा नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसी भक्ति धारा जो सगुण साकार रूप को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा के विधान में आगे बढ़ी, प्रवृत्त हुई, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण में भी जिसने निर्गुण निराकार रूप की उपासना को अपना ध्येय माना, संक्षेप में हम इसको इस रूप में ही समझ सकते हैं। सगुण के फिर दो भेद हमें दिखाई देते हैं, एक राम भक्ति शाखा, इसको हम कह सकते हैं, राम भक्ति धारा कह सकते हैं, और दूसरी कृष्ण भक्ति धारा, इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। यानी यहां पर विष्णु के रूप की, दोनों में ही विष्णु रूप हैं, एक में राम है और एक में कृष्ण है, इस रूप में हम इसको समझें। राम भक्ति धारा के जो पुरोधा हैं या आगे चलने वाले हैं वो गोस्वामी तुलसीदास हैं। हम सब परिचित हैं कि भक्ति काल तक जाते जाते भारतवर्ष विदेशी आक्रांताओं से पूरी तरह से परेशान था, पूरी तरह से आक्रांताओं का दबाव था, विदेशी शासक, मुगलिया दौर था ये सारा। यहां पर आम जन अब किसका अवलंब ले, ये एक बड़ा प्रश्न था। कोई ऐसे लोकनायक, कोई ऐसे रक्षक हमारे सामने आए, इसकी समाज को बड़ी आवश्यकता थी। समाज में भिन्न भिन्न रूपों में जो कहें सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां, वो भी बढ़ चली थी और समाज की दशा का चित्र खींचते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि खेती ने किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीव का विहीन लोग सिंह मान सोच बच, बस कहें एक एक सो कहा करी कहा जाई। यानी लोगों के पास कोई ऐसा बहुत साधन नहीं दिख रहा था उनको, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास राम के रूप में एक लोक रक्षक, एक भारतवर्ष की सनातन परंपरा की पुनर्स्थापना करते हुए हमें दिखाई देते हैं। उधर कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से
लोक रक्षक और लोक रंजक के रूप में वहां श्री कृष्ण को वो स्थापित करते हैं, जो लोक के साथ रहते हैं, लोक में ही रहते हैं और दोनों ही मानव रूप में अपनी लीलाएं करते हैं इस लोक के लिए, इस जन कल्याण के लिए। तो ये विशेष बात यहां पर हमें समझनी चाहिए। निर्गुण भक्ति धारा के भी दो हिस्से हुए, या दो रूपों में, दो भागों में आगे जाके बट गई। एक ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी, इसको हम कह सकते हैं ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, और दूसरी प्रेमाश्रयी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, इसको हम इस रूप में समझे। ज्ञानाश्रयी को संत काव्य धारा भी कह दिया जाता है और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य धारा के रूप में भी हम सब जानते हैं। दोनों के नाम से ही स्पष्ट है, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा ज्ञान के अधिष्ठान पर खड़ी थी और प्रेमाश्रयी काव्य धारा प्रेम के अधिष्ठान पर आगे बढ़ती है। ज्ञान और प्रेम दोनों तत्व कोई भिन्न नहीं है, दोनों ही कहीं ना कहीं मिलकर उस शाश्वत तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। बस अंतर केवल इतना है, ये ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करते हैं और ये प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में संत कबीरदास या कबीरदास सबसे आगे हमें दिखाई देते हैं। प्रेमाश्रयी काव्य धारा में मलिक मोहम्मद जायसी हमें आगे दिखाई देते हैं। तो इस काव्य धारा को हम इस रूप में समझ सकते हैं। भक्ति काल में एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ब्रह्म को लेकर सामान्यतः आरंभ से ही जिज्ञासा, चर्चा और चिंतन रहा है। भक्ति काल में भी जो पूर्व में, यानी भक्ति काल से कई सौ वर्ष पूर्व जो वाद स्थापित हुए, जो सिद्धांत स्थापित हुए, उनकी पुनर्स्थापना भी हमें दिखाई देती है। जैसे अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद, इनका भी कहीं ना कहीं प्रभाव हमें भक्ति काल में दिखाई देता है। भक्ति काल की एक बड़ी देन हिंदी साहित्य को यह है कि इसमें विपुल मात्रा में जो साहित्य रचा गया वो आज भी जन जन में प्रचलित है। जन जन उसको उसी आदर भाव से, उसी श्रद्धा भाव से मानता है, उसका अवगाहन करता है। तीसरा जो कालखंड है वो है रीतिकाल। रीतिकाल को जब हम समझते हैं तो इसको हम थोड़ा सा इस रूप में देख सकते हैं। रीतिकाल की समय सीमा मैंने पीछे बता दी है, विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक। रीतिकाल में भी तीन रूप हमें दिखाई देते हैं। एक रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा रीति सिद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और तीसरी रीति मुक्त। तो इस रूप में हम इसको समझ लें, रीति मुक्त। यहां पर हमें रीति को समझने की आवश्यकता है। रीतिरात्मा का अवश्य ऐसा कहा गया, यानी रीति काव्य की आत्मा है, लेकिन यहां रीति काव्य की आत्मा के रूप में नहीं है। यहां रीति विशिष्ट पद रचना रीति इस रूप में है, यानी रीति काल के कवियों ने पद रचना का, साहित्य रचना का, काव्य रचना का एक विशेष ढंग अपनाया। उस ढंग पर ही इन्होंने अपनी रचनाएं की। वो ढंग क्या था, यानी लक्षण इन्होंने संस्कृत साहित्य शास्त्र से लिए और उदाहरण अपने युग से, अपने समय से लिए। रीतिकाल के कवियों के लिए कहा जाता है कि ये ज्यादातर कवि राजा के आश्रम में रहते थे, राजाश्रित थे, इसलिए रीतिकाल के काव्य पर कई बार ये आरोप या आलोचक उसको ऐसा कहते हैं कि ये राजाश्रम में लिखा गया प्रशस्ति परक काव्य है। इस बात को भी हमें यहां समझने की जरूरत है। तीन काव्य धाराएं हैं, नाम से स्पष्ट है। रीतिबद्ध यानी जो रीति में बंध कर चले, रीति सिद्ध यानी जो रीति में सिद्धस्थ थे, और रीति मुक्त यानी जो उस रीति के बंधन से मुक्त रहे। जब उन्होंने चाहा कि हमें रीति परक रचना करनी है तो की, और जब ये सोचा कि हमने रीति परक रचना नहीं करनी है तो नहीं की। लेकिन रीति मुक्त में ये बात जो विशेष ध्यान देने की है कि ये रीति से मुक्त ही रहे, अनुभूति की दृष्टि से भी और अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी। जो स्वानुभूत था उन्होंने, रीति मुक्त कवियों ने उसको अभिव्यक्त किया। रीतिबद्ध में, रीति में प्रॉपर वो बंध कर चले। इसमें
अलंकारपरक ग्रंथ, लक्षण उदाहरणों के यानी अलंकार शास्त्र से संबंधित, अलंकार शास्त्र से संबंधित और अलंकार शास्त्र, माफ कीजिए यहां के बजाय यहां रहेगा, अलंकार शास्त्र से संबंधित, छंद शास्त्र से संबंधित, यानी जो काव्य शास्त्रीय विषय हैं उनको ये ज्यादा लेकर चले। इसको संक्षेप में ऐसे समझ लें कि काव्य शास्त्रीय विषयों को लेकर रचना करने वाले ये रीतिबद्ध कहलाए। रीति सिद्ध में इन्होंने काव्य शास्त्रीय विषयों को भी लिया और इसके इतर विषयों को भी लिया। रीति मुक्त में काव्य ये इस रीति की परंपरा से पूरी तरह से मुक्त हुए। तो तीन जो काव्य धाराएं हैं उसको हम इसी रूप में समझें। रीतिकाल की, रीतिकाल के कवियों का बड़ा अवदान ये रहा कि उन्होंने संस्कृत साहित्य शास्त्र के वो शास्त्र संबद्ध नियम जो कठिन माने जाते हैं उन्होंने यहाँ सहज रूप में अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किए, लोक के लिए ग्राह्य किए। ये एक बहुत बड़ी देन है रीतिकाल की। और रीतिकाल का ये जो समय, पीछे हमने भक्ति काल पढ़ा, तो भक्ति काल में ज्यादातर रचनाएं हमें अवधि और ब्रज में मिलती हैं, जिसमें अवधि का आधिक्य है और ब्रज भी उसमें हमें सम्मिलित मिलती है। रीतिकाल में ब्रज भाषा, यानी लगभग 200 वर्षों तक ब्रजभाषा एक छत्र रूप में चलती रही। और रीतिकाल में भी वीरता की रचनाएं हमें मिलती हैं, भक्ति की रचनाएं मिलती हैं, नीति की रचनाएं मिलती हैं। श्रृंगार उसका केंद्रीय विषय है ही, श्रृंगारिकता और अलंकारिकता। तो इस रूप में रीतिकाल आगे बढ़ता है। रीतिकाल के बाद जो कालखंड आता है वह है आधुनिक काल। उसको हमें थोड़ा गंभीरता से समझने की जरूरत है। आधुनिक काल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया, यानी गद्य का आविर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा माना कि यहीं से होता है। जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो आधुनिक काल में भी कुछ अलग अलग समय बट जाते हैं। जैसे आधुनिक काल में जो पहला समय है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हम सब परिचित हैं, एक बड़े रचनाकार हुए, भारतेंदु युग। दूसरा जो कालखंड है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और द्विवेदी माने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। तीसरा कालखंड आता है इसमें छायावाद। चौथा आता है प्रगतिवाद। पांचवा आता है प्रयोगवाद। और उसके नेक्स्ट आता है फिर नई कविता। और फिर आगे ऐसा ये नई कविता और आगे फिर ये चलता रहता है। इसकी भी समय सीमा को थोड़ा सा बांट सकते हैं। यहां हम सन में बात करेंगे, यानी 1850 से सन 1850 से, यहां हम थोड़ा सा अंतर कर लेंगे। सन 1850 से 1900 तक का समय भारतेंदु युग, 1900 से 1918 या 1920 का जो समय है वो द्विवेदी युग, 1918 या 1920 से 1936 तक का समय छायावाद, 1936 से 1942 तक का समय प्रगतिवाद, 1942 से 1950 तक का समय प्रयोगवाद, और 1950 से अब तक का समय ये सब नई कविता के रूप में हम जानते हैं, जिसमें बाद में अलग अलग रूपों में वो बढ़ती चली गई। यहां एक बात हमें विशेष रूप से समझने की जरूरत है, वो ये है कि आधुनिक काल कोई अचानक से हमारे सामने नहीं आता। आधुनिक काल मध्यकाल के गर्भ से ही जन्म लेता है। मध्यकाल यानी रीतिकाल इसका पूर्ववर्ती कालखंड है। तो रीतिकाल में भी कुछ कवि समाज जीवन से संबंधित, लोक जीवन से संबंधित रचनाएं कर रहे थे। रीतिकाल के पूर्ववर्ती भक्ति काल में भी। रीतिकाल में हम विशेष रूप से भूषण के साहित्य को उद्धृत कर सकते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, यानी लोक में विदेशी आक्रांताओं के प्रति, विदेशी शासकों के प्रति किस प्रकार से भाव जागे, उनको किस प्रकार से खदेड़ने के लिए वो तैयार हो, इस रूप में वो
छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हैं। यहाँ जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो परिदृश्य बदला है, क्योंकि आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो 1857 में एक बड़ा घटनाक्रम होता है जिसको हम कहते हैं पहला स्वतंत्रता संग्राम। उसको विद्रोह न कहा जाए, क्योंकि वो विद्रोह नहीं था, वो एक सुनियोजित क्रांति थी, वो एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इस स्वतंत्रता संग्राम में हम देखते हैं कि एक बड़े बड़े स्केल पर, यानी पूरे देश में महिलाओं ने, विद्यार्थियों ने, सैनिकों ने, आम जन ने अपना बलिदान दिया, अलग अलग रूपों में इस क्रांति में हिस्सा लिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब यहां समाप्त हुआ और भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बना। जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बना तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिटेन ने अब यहां पर अपनी पूरी तरह से व्यवस्था बनाने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तन किए। वो शिक्षा की दृष्टि से परिवर्तन था, यातायात के साधनों की दृष्टि से परिवर्तन था, गांव देहात के संसाधनों को किस प्रकार से अप्रोच में लाया जाए उस तरह से परिवर्तन था, मीडिया की दृष्टि से परिवर्तन था कि संचार के साधन हमें किस प्रकार से बढ़ाने हैं। ऐसा हिंदी साहित्य के इतिहास में कई जगह चर्चा मिलती है। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी, जब 1857 की वो क्रांति दबा दी गई, जिसको कहा जाता है इतिहास में कि असफल रही, मैं तो उसे यहां तक कहता हूं कि वो एक बहुत बड़ी सफलता थी, असफलता नहीं थी, क्योंकि जिन हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया वो व्यर्थ नहीं गया। और यहां से हमारे देश के जन जन ने नए ढंग से सोचना शुरू किया। आधुनिक काल के लिए कहा जाता है कि वो दो रूपों में भिन्न था। एक तो उसमें नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण था, आधुनिक काल में नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, नवीन इहलौकिक, इहलौकिक, ध्यान दीजिए शब्द को, नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। और दूसरा मध्यकाल से भिन्नता, मध्यकाल से भिन्नता। ये मध्यकाल की अभी हमने चर्चा की है, तो मध्यकाल से भिन्नता। पहले इस मध्यकाल से भिन्नता की ही बात को हम दोबारा से समझ लें, क्योंकि ऐसा विद्वान मानते हैं कि मध्यकाल जड़ता की तरफ चला गया था, भाषा की दृष्टि से या भाव की दृष्टि से उसमें कुछ नूतनता नहीं रह गई थी। तो जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो आधुनिक काल में इस मध्यकाल से भिन्नता बड़ी यही है कि उसमें वो जड़ता मध्यकाल की धीरे धीरे अब टूटने लगी थी। अब जन सामान्य भी नए रूप में जागरण के स्वर से स्फुरित दिखाई दे रहा था। दूसरा है नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण मतलब इस लोक के विषय में सोच रहे थे। भारतेंदु युग के लिए बड़ा प्रसिद्ध है भारतेंदु की वो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं, आवहु मिलवहु, आवहु मिलवहु रोवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। यानी एक तरह से जागरण का स्वर था, भारत की उस दशा को जन जन तक पहुंचाने का ये स्वर था। जब इस नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की दृष्टि से हम विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि जो जाति पाति की समस्याएं समाज में थी, जो धर्म के नाम पर आडंबर थे उनके ऊपर, विधवा विवाह, बाल विवाह, ठीक है, नशे की समस्या, इन सारी छोटी छोटी सब समस्याओं के ऊपर इस युग का सजग रचनाकार ध्यान दिलाता है अपनी कहानियों के माध्यम से। क्योंकि ये गद्य काल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको गद्य काल कहा। तो कहानियां यहाँ हमें दिखाई देती हैं, नाटक यहाँ हमें दिखाई देते हैं, उपन्यास यहाँ हमें दिखाई देते हैं, कविता यहाँ हमें दिखाई देती है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार की विधाओं के माध्यम से प्रयास ये रहा कि जन जागरण हो। इसलिए भारतेंदु युग को विद्वान नव जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। नव जागरण काल यानी नए प्रकार से जागरण। नए प्रकार से जागरण कैसे हो, यह सारा प्रयास में भारतेंदु युग में दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग को कहा जाता है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को कहा जाता है जागरण सुधार काल, यानी जागरण भी हो रहा था और सुधार भी हो रहा था, क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सुधारों की बात करते थे। और यहां एक और बात भी हम देखें कि जो जागरण का स्वर फूंका था भारतेंदु युग ने, वह द्विवेदी युग में और आगे बढ़ता है। भारत भारती जैसी महत्वपूर्ण रचना आती है जिसमें मैथिली शरण गुप्त बड़े जोरदार शब्दों में आह्वान करते थे, हम क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी।
देखिए भारतेंदु भी यही कहते हैं कि आवहु मिलवहु, यानी जब तक हम आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तब तक समस्याओं के समाधान नहीं होंगे। मैत्रेयी गुप्त भी यही कहते हैं, हम क्या थे क्या हो गए, यानी अतीत वर्तमान और भविष्य की चिंता अब करनी आवश्यक है। आओ मिलकर विचारें। और इससे पूर्व में चले जाइए 1828, जहां पर ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, समाज, यानी जब तक हम समाज की संकल्पना नहीं लेकर आएंगे तब तक किसी भी प्रकार का सुधार, किसी भी प्रकार का जागरण संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जब शिकागो में गए तो वहां पर यही तो कहा था, वहां से जब आए यही तो कहा था कि भारत की सनातन परंपराओं को, चिंतन को समझने की आवश्यकता है। हमारा जागरण कब हो सकता है? जब हम अपनी सनातन परंपराओं को समझें, जो समस्याएं हमारे समाज में हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। देव दयानंद ने भी यही कहा था आर्य समाज के माध्यम से कि समाज में जो फैली कुरीतियां हैं पहले उनको दूर कीजिए, सारी बातें समाधान हो जाएंगी। जब द्विवेदी युग में हम आते हैं तो जागरण सुधार काल में हम मैत्रेयी गुप्त को देखते हैं। वहां बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कहानियां हमें जागरण और सुधार का संदेश देती नजर आती हैं। ब्रिटिश सत्ता का क्या प्रभाव जन जन पर पड़ रहा था उस तरफ संकेत करते हैं। छायावाद में आते हैं तो छायावाद में भी जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और सुमित्रानंदन पंत, चार इसके स्तंभ कहे जाते हैं। चारों की ही रचनाओं में हमें देश की उस परिस्थिति का, उस समय के जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उनका पूरी तरह से हमें वहां आभास मिलता है, वो दिखाई देती है। छायावाद पर कई बार आरोप लगा दिया जाता है कि वो प्रकृति में ही उलझे रहे, अपने प्रेम की ही कविताएं वो करते रहे, यानी निजी अनुभूतियों की ही ज्यादा अभिव्यक्ति की, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें गंभीरता से समझने की जरूरत है। चाहे वो प्रेमचंद की कहानियां हो, चाहे वो जयशंकर प्रसाद की कहानियां हो, चाहे वो प्रेमचंद के उपन्यास हो, चाहे वो जयशंकर प्रसाद की कामायनी जैसी रचना हो, हमें उन सबको बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। प्रगतिवाद में जब हम जाते हैं तो 1936 से 42 का समय है। प्रगतिवाद यानी प्रगति का स्वर कैसे फूंका जाए या वो कैसे जन जन में जाए, ये इस युग की रचना धर्मिता के केंद्र में आता है। और प्रयोगवाद में प्रयोग की तरफ बढ़े, यानी साहित्य में, रचनाओं में क्या कुछ नए प्रयोग हों, इस प्रकार की चिंता हमें वहां दिखाई देती है। ध्यान रहे यह वह कालखंड है प्रगतिवाद का और प्रयोगवाद का जहां स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर बढ़ता दिखाई देता है। यहीं पर ही अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दे दिया था 1942 में, और केवल गांधी जी ने नहीं अपितु प्रत्येक क्रांतिकारी ने यह नारा दे दिया था। आधुनिक काल के ज्यादातर रचनाकारों में एक बहुत बढ़िया और बड़ी बात दिखाई देती है। वो ये दिखाई देती है कि वो केवल रचनाकार नहीं थे, केवल साहित्यकार नहीं थे, वे क्रांतिकारी भी थे, वे समाज सुधारक भी थे। नई कविता में जब हम जाते हैं तो देश आजाद हो चुका था, उसके बाद का ये कालखंड है और आज तक हम उस परंपरा को फिर आगे रख सकते हैं। देश जब परतंत्र था तो बहुत सारे सपने थे, साझा संकल्प थे, साझा लड़ाइयां थी, वो सबने मिलकर लड़ी, देश आजाद हुआ। लेकिन किस प्रकार से आजादी के बाद मोह भंग की स्थिति है वो हमें नई कविता में दिखाई देती है। उसके बाद कुछ व्यक्तिवादी कविता आंदोलन चले, भिन्न भिन्न रूपों में उपन्यास, कहानियां, नाटक स्वतंत्रता के बाद के जीवन को दिखाते रहे, जिसमें झूठा सच है, बड़ा उपन्यास यशपाल का, जिसमें राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल का, जिसमें मैला आंचल है फणीश्वरनाथ रेणु का। उन सबको जब हम समन्वित रूप में देखेंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार से चेतना बदलती है और वो किस प्रकार से युग को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती है। आज हमने आदिकाल से लेकर और आधुनिक काल तक का एक विहंगावलोकन किया है। बहुत जल्दी जल्दी में हमने इस हिंदी साहित्य के इतिहास का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इस सारी हमारी बातचीत में, इस यात्रा में एक बात हमें बड़ी स्पष्टता से ध्यान में आती होगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास उस निरंतरता का नाम है, उस परंपरा का नाम है, उस सबको अतीत से वर्तमान तक जानने का ही नाम है। यही है हिंदी साहित्य का इतिहास। आज की कड़ी में इतना ही। आशा करता हूं आप सबने बहुत अच्छे से इस विषय को समझा होगा। आप हंसराज
महाविद्यालय के हंसराज कॉलेज के इस ई संवाद केंद्र से जुड़े रहिए। इस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। विभिन्न साहित्यिक विषयों के साथ, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। नमस्कार।